बीए पार्ट 1 लोक प्रशासन, पेपर नंबर 2 भारत में लोक प्रशासन। हमने अपनी पिछली चर्चा में संसद की समितियों के बारे में समझना शुरू किया था। आज हम उसी कड़ी में प्राक्कलन समिति के बारे में चर्चा करते हैं। प्राक्कलन समिति हमारे देश के अंदर संसद में एक वो समिति है जो बजट अनुमानों से उसको यह देखना कि बजट में जो अनुमान पेश किए गए हैं वह सही तरीके से किए गए हैं नहीं। बजट के जो प्रस्ताव हैं उनको पास होने की प्रक्रिया में उचित उसको हमने प्रेजेंट करा है वो सही ढंग से करा है या नहीं, उसके अंदर कोई इम्प्रूवमेंट किए जा सकते हैं क्या, उनमें कोई सुधार किए जा सकते हैं, कुछ पैसे को बचाया जाने का कुछ सुझाव दिया जा सकता है क्या, इस बारे में वो काम करती है। तो प्राक्कलन जैसा नाम ही है, एस्टिमेट्स अनुमान समिति भी बोला जाता है इसको। यह क्योंकि बजट से संबंधित कार्य कर रही है, वह कार्य केवल हमारे देश के अंदर जो बजट प्रस्तुति उससे जुड़ा हुआ है, इसलिए इस संसदीय समिति का जो लेना देना है, जो उसका कनेक्शन है, वो है लोकसभा से। और इस कारण से हम ये देखते हैं कि इस समिति के अंदर केवल लोकसभा के सदस्य शामिल किए जाते हैं। बाकी सब सदस्यों के अंदर बाकी सब सदस्यों के अंदर समितियों के अंदर राज्यसभा और लोकसभा दोनों से सदस्य लिए जाते हैं। और अमूमन जनरली सब समितियों के अंदर संख्या करीब 22 की है आज भारत में, और 15 लोकसभा से लिए जाते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से लिए जाते हैं। लेकिन यह एक समिति ऐसी है जिसके अंदर कि टोटल सदस्यों की संख्या भी ज्यादा है, वह 30 है, और ये सारे सदस्य हम लोकसभा से लेते हैं। तो प्राक्कलन समिति लोकसभा की ही समिति है, जैसे मैंने आपको बताया, जिसके सदस्य एकल संक्रमणीय पद्धति से के आधार पर प्रतिवर्ष चुने जाते हैं। इस समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं, और सरकारी लोक लेखा समिति और सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के समान राज्यसभा के सदस्य इसके साथ संयोजित नहीं किए जाते। इस समिति में भी राजनीतिक दलों को अनुपातिक प्रतिनिधित्व मिलता है। समिति के सदस्यों का चुनाव पूर्व के वर्ष की समिति के अध्यक्ष के प्रस्ताव के आधार पर लोकसभा द्वारा किया जाता है। प्रत्येक वर्ष मई माह में समिति का कार्यकाल प्रारंभ होता है तथा अगले वर्ष 30 अप्रैल को समाप्त हो जाता है। 1956-57 में प्रचलित परंपरा के अनुरूप प्रतिवर्ष समिति के 1/3 सदस्य नए चुने जाते हैं तथा बाकी 2/3 अगले वर्ष के लिए पुनः चुन लिए जाते हैं। इस परंपरा से अनुभवी सदस्यों के अनुभव का इस समिति को निरंतर श्रेय का लाभ मिलता रहता है। समिति का अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है, किंतु यदि लोकसभा का उपाध्यक्ष इस समिति में चुना जाता है तो फिर वही समिति का अध्यक्ष भी चुना जाता है। आमतौर पर सत्तारूढ़ दल का कोई वरिष्ठ सदस्य इस पद पर चुना जाता है, और व्यवहार में लोकसभा अध्यक्ष के स्थान पर सत्तारूढ़ दल के संसदीय बोर्ड अथवा संसदीय मामलात मंत्री से दिशा निर्देश होता है। भारत में प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की आंख प्रायः मंत्री पद पर लगी रहती है, और इस कारण उसके व्यवहार में निष्पक्ष दृष्टिकोण का अभाव पाए जाने की संभावना रहती है। देखिए, ये समिति लोकसभा के सदस्यों द्वारा बनाई गई है, जैसा हमने आपको बताया, और इसमें 30 सदस्य हैं। सत्तारूढ़ जो दल है उसी का कोई व्यक्ति इसका अध्यक्ष होता है। अब इसका काम है बजट के अनुमानों को सही तरह से पेश किया गया है इस संदर्भ में, है ना। तो इसके जो कार्य हैं वह इस तरह से हम समझ सकते हैं कि सरकारी नीति के अनुरूप तैयार किए गए अनुमानों में मितव्ययता लाने का उपाय, प्रशासनिक तथा संगठनात्मक सुझाना, यानी पॉलिसी नहीं बदल सकते। नीति निर्माण के अंदर नीतियों को बदलाव लाने के लिए ये सुझाव नहीं दे सकते हैं। प्राक्कलन समिति केवल सरकार की जो अनुमान है उनके अंदर कोई मितव्ययता लाई जा सकती है क्या, इसका उपाय देते हैं।
कुशलता तथा मितव्ययता के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए वैकल्पिक नीतियों का सुझाव देना, मतलब ऑल्टरनेटिव क्या हो सकते हैं, वो हो सकता है अनुमानों में सन्निहित इम्प्लाइड नीति के अनुरूप मौद्रिक प्रावधानों के औचित्य की जांच करना, संसद के समक्ष बजट अनुमानों के प्रस्तुतिकरण का बेहतर ढंग विकसित करने के लिए सुझाव देना इसका काम होता है। तो अब क्योंकि इसका जो अध्यक्ष होता है वह स्पीकर द्वारा मनोनीत होता है, यानी सत्तारूढ़ पार्टी का जो के ही व्यक्ति होता है जो उसके ऊपर इसकी अध्यक्षता करता है, तो हम ये समझ सकते हैं कि वो जो वित्त मंत्री हैं उनके इशारों पे ही ये काम चलता रहता है, इनको वे ज़्यादा खामियां नहीं निकालते हैं, सुझाव भी मॉडरेट तरह के ही चलते हैं इसके अंदर। लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए है कि विपक्ष के लोगों को मौका मिलता है कि वह संसद के अंदर जो बहस होती है वो तो पॉलिटिकली बहुत कलर्ड होती है, इसमें जो बहस होती है वो कई बार इनके अंदर ऐसे सुझाव भी आ जाते हैं जो फायदेमंद हो सकते हैं बजट के प्रस्तुतिकरण के अंदर। तो हमने पाया है कि प्राक्कलन समिति इस मामले में कई बार काफी प्रभावशाली रहती है। तो यह उप समूहों के अंदर बांट दी जाती है, जो अलग अध्ययन दल बनाए जाते हैं, वे विचार विमर्श करते हैं अलग अलग मदों के ऊपर। सभी समूहों द्वारा उभारे गए बिंदुओं के परिप्रेक्ष्य में सचिवालय द्वारा समिति की ओर से प्रतिवेदन तैयार किया जाता है, और यह प्रतिवेदन मुख्यतः 3 भागों में विभाजित कर दिया जाता है: संगठनात्मक तथा कार्यात्मक सुधार, मितव्ययता लागू करने वाले सुझाव तथा अन्य सुझाव। और ये फिर एक एक्शन टेकन रिपोर्ट फिर मंत्रालय द्वारा बनाई जाती है इनके सुझावों के ऊपर। तो यह एक बेहतरीन तरीका है जिसमें बजट के अंदर जो अनुमान पेश किए गए हैं उनमें कैसे मितव्ययता लाई जा सकती है सरकार को ये सुझाव देने के लिए। दूसरी समिति जो आज हम चर्चा करना चाहते हैं वह है एक लोक उपक्रमों पर समिति, सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। अब लोक निगम सहित लोक उद्यमों के कार्य संचालन के निरीक्षण तथा समय समय पर उनके विषय में संसद को प्रतिवेदन देने के लिए एक संसदीय समिति का गठन करने की मांग काफी समय से की जा रही थी, इसलिए सन 53 में इसका गठन किया गया। और बात यह रही कि अब ये आज का स्वरूप इस तरह का है कि 22 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य लोकसभा से तथा 5 सदस्य नहीं 22 सदस्य, 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से। और समिति द्वारा जांच सामान्य रूप से उपक्रम के मूल्यांकन के स्वरूप की होती है, जिसमें सभी पहलू आ जाते हैं, जैसे उत्पादन, सामान्य अर्थव्यवस्था में अंशदान, रोजगार के अवसर पैदा करना, सहायक उद्योगों का विकास, उपभोक्ता के हितों का संरक्षण, इस तरह के बिंदु जैसे इसमें चर्चा में रहते हैं। और सारी जो हमारे देश के अंदर सार्वजनिक उपक्रम है उनका रूटीन एक एनुअल जो फाइनेंशियल एनुअल रिपोर्ट जो होता है वो रिपोर्ट प्रतिवेदन इनके पास, इस समिति के पास आता है। वो समिति उनका सूक्ष्म मूल्यांकन करती है और उसमें ये देखती है, जैसे मैंने अभी आपको बिंदु बताया कि उत्पादन कैसे है, प्रोडक्शन कैसे है, अर्थव्यवस्था में उसका क्या योगदान चल रहा है, कितना रोजगार उत्पन्न कर रही है, किसका कोई फायदा भी हो रहा है कि नहीं उस उपक्रम के चलने का, और उसमें कितने सहायक उद्योगों का विकास हो पा रहा है, जो क्लाइंट हैं, जो कस्टमर्स हैं, जो उससे लाभ पाने का उद्देश्य से ये उपक्रम बनाया गया था, क्या वो औचित्य, क्या उद्देश्य वह सही ढंग से प्राप्त हो रहा है या नहीं। और अब के जमाने में जब हम देख रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन बहुत आ गया है, ग्लोबलाइजेशन बहुत आ गया है, तो प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन के जमाने के अंदर जो कमेटी है यह भी देखती है कि जो कॉम्पिटिटिव जो वर्ल्ड है उद्योगों का, उसके अंदर यह कितना ठहर पा रही है, ये कितना अच्छे तरह से काम कर पा रही है, और उसमें क्या सुझाव हो सकते हैं उनकी उत्पादकता को और कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाने के लिए, और क्या काम किए जा सकते हैं जिससे कि ये सार्वजनिक उपक्रम लाभ की स्थिति में आए या सेवा के रूप में भी वह जो उद्देश्य है उनका कि वो जनहित में उनका प्रभाव पड़े, यह सुझाव इस समिति से आ पाते हैं। और लोकसभा के अंदर फिर बाद में इसकी चर्चा होती है उस रिपोर्ट की, और वह रिपोर्ट लोकसभा और राज्यसभा दोनों में उनकी चर्चाएं होती हैं,
और इन चर्चाओं से एक एक इन प्रतिवेदनों से संसद में यह समझ आ पाता है कि जो सार्वजनिक उपक्रम हैं ये सही दिशा में काम कर रहे हैं या नहीं। आजकल तो ये एक बहुत बड़ा एक वो भी चल रहा है कि हमारे जो सार्वजनिक उपक्रम हैं उनके अंदर विनियोजन कराया जा रहा है, डिसइन्वेस्टमेंट कराया जा रहा है। तो ये जो डिसइन्वेस्टमेंट है इसकी जो चर्चा होती है उसके मद्देनजर भी जो है ये कमेटी ये देखती है कि कौन से उपक्रम हैं जिनको कि हमारी गवर्नमेंट विनियोजित कर रही है, सही तरीके से कर रही है और हमारे देश में अर्थव्यवस्था पे उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो हमने आज जाना कि एक तो प्राक्कलन समिति जो बजट के अनुमानों से संबंधित अपनी प्रतिवेदन तैयार करती है और दूसरा हमारे देश के अंदर वह समिति जो सार्वजनिक उपक्रमों के बारे में अपना प्रतिवेदन तैयार करके संसद को प्रस्तुत करती है। ये दोनों और इसको मिलाकर के जो हमने पिछले कक्षा में लोक लेखा समिति के बारे में हमने चर्चा की थी, ये तीनों हमारे देश में सार्वजनिक वित्त पर नियंत्रण का तरीका है। जो हमारे देश में जनता का पैसा संसद द्वारा स्पेंड किया जा रहा है, उसे खर्च किया जा रहा है, उसके ऊपर जो ये एक संसदीय नियंत्रण है, ये उसका तरीका है। ये तीनों समितियां हमारे देश के अंदर। अगली कक्षा में दूसरी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।